हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन विद्या निकेतन ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को क्लास 6 चैप्टर 5 ज्योग्राफी से रिलेटेड मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का प्रमुख क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको देंगे, आपको स्टडी करवाएंगे। तो साथ साथ आप अपने बुक को भी खोल लें वीडियो देखने के साथ साथ, और पेज पेन रखें ताकि इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको आप नोट करें ताकि मीनिंग समझने में आपको कठिनाई ना हो। जहां तक होगा हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे नंबर जो इससे पहले जो भी वीडियो आई है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी कठिनाइयों का समाधान हम कर सकें। तो चले अब हम लोग चले अपने टॉपिक पर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें डोमेन ऑफ लैंड, जिसमें लिथोस्फीयर आता है, उसके बाद डोमेन्स ऑफ वाटर जिसमें हाइड्रोस्फीयर, और इसी तरह एटमॉस्फेयर की चर्चा इसमें करेंगे और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके बाद डोमेन ऑफ लाइफ जिसमें बायोस्फीयर समाहित होता है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग अपने बुक को देखें आप, कारण कि आप लोग का ध्यान वीडियो पर कम और बुक पर ज्यादा होनी चाहिए। वीडियो को सिर्फ कान में ईयरफोन लगा कर सुनिए मन से जो हम बोल रहे हैं, और बुक पर अपनी नजर को रखें। अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, काफी दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, क्लास 5 में भी सुने थे, टीचर आपको बताया, क्लास 4 में भी टीचर बताया, वही चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। आपके इस टॉपिक में जो लिखा हुआ है देखिए, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम known to our life. Our planet is very unique. One, there are 3 main domains which help in sustaining life on this planet, namely lithosphere, hydrosphere and atmosphere. यानी इस यूनिवर्स में हमारी एकमात्र ऐसी पृथ्वी, ऐसी प्लैनेट्स हैं, ऐसी ग्रह हैं जिस पर जीवन संभव है। और क्यों संभव है? तो इस पर जीवन से संबंधित जो भी नेसेसरी माने नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, और भी कई सारे ऐसी टॉपिक्स हैं। तो हम लोग देखें कि जैसे वाटर, एयर, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चले, लिथोस्फीयर एंड डोमेन ऑफ लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट आता है लिथोस्फीयर। और इसमें जो इस लिथोस्फीयर को यानी स्थलीय मंडल को कई भागों में बांट करके हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो देखें, अर्थ इज रॉकी, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, यानी हमारी पृथ्वी जो एक पथरीली है, इसकी जो कठोर परत है जिसे हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। द वर्ड लिथोस्फीयर, यह 2 शब्दों के मिल सकता है। आपको हिस्ट्री में भी बताया गया था कि लिथोस मीन्स क्या होता है, यहां भी वही चीज है, लिथोस मीन्स स्टोन। नॉट ऑल प्लैनेट्स आर रॉकी, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सब पथरीला ही नहीं है, चट्टान वाला ही नहीं है। सम प्लैनेट्स आर जस्ट बॉल ऑफ गैस, कुछ ऐसे भी हमारे इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं जो कि गैस के गोले के समान है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, ये सब अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो गैसीय अवस्था में है। एकमात्र हमारी ऐसी पृथ्वी है जो पथरीली है। उसके बाद हम चले हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। द अर्थ इज ओनली नो प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एरिया विथ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। हमारी सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारी पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट्स है जिस पर जल मौजूद है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग यानी 75% सरफेस जो है वाटर से कवर किया हुआ है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन एबंडेंस इन फॉर्म ऑफ आइस इन द पोलर रीजन, और ये जल जो है सबसे ज्यादा हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द लिक्विड वाटर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। द word hydrosphere has been derived from a Greek word
हाइड्रॉइड विच मीन्स वाटर, यानी हाइड्रोस्फीयर का जो हाइड्रो शब्द है, जलमंडल का जो ये हाइड्रो है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पानी। और आगे हम देखिए अब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है, जिसे हम लोग वायुमंडल के रूप में जानते हैं, एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। यह भी ग्रीक वर्ड से लिया गया एटॉम्स, ATMOS से, जिसका अर्थ होता है वेपर। ठीक, द एटमॉस्फेयर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल by providing the right mixture of gases which are required by various life forms, यानी इस एटमॉस्फेयर में विभिन्न तरह की गैसों का मिश्रण है जो हमारे जीवन को अनुकूल बनाती है जीने के लिए। अब हम लोग आगे देखें इसमें, नेक्स्ट पेज आपको 147। Beside this, our planet is also at a perfect distance from the sun, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एक निश्चित दूरी पर विद्यमान है, जिसमें हमारी पृथ्वी का स्थान तीसरा है। Would have been very hot and all life forms would have been died, और जितने भी प्लैनेट्स हैं कहीं का टेम्परेचर इतना हाई है, जैसे मरकरी आप ले लीजिए, सूरज के नजदीक होने के कारण इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वहां जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा मार्स है, जिस पर अभी जीवन की खोज ही चल रही है, हमारे जो साइंटिस्ट है स्टडी कर रहे हैं कि क्या वहां पर जीवन संभव हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद अदर और भी कैसे प्लैनेट्स है, जिसमें अभी जस्ट बताया गया कि जुपिटर है और सैटर्न ऐसा है जो गैसीय अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में नहीं है, तो उस पर जीवन संभव ही नहीं है। तो अदर इसमें और भी देखिए, देयरफॉर द अर्थ इज ओनली प्लैनेट व्हिच हैज ऑल थ्री मेजर डोमेन्स। अब हमारी इस पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट्स है जिस पर तीनों प्रमुख क्षेत्र, जिसमें वाटर, लैंड और एयर प्रेजेंट है, इसलिए हमारी इस पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, इसका स्टडी करते हैं। अब पेज उलटिए। अब इसमें देखिए कि भाई लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। अब हम लोग आते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, यानी पृथ्वी के मुख्य रूप से चार डोमेन्स हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब ये जो तीनों की चर्चा हम देखें, अब अंत में आता है बायोस्फीयर, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल यानी द बायोस्फीयर इज नॉट जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर। इसको आप इस तरह से कल्पना कर सकते हैं, सपोज दैट ये मानिए ये लैंड है, ये वाटर है और ये एयर है, तो ये हमारा बायोस्फीयर आया है। क्यों? क्योंकि भूमि, वायु और जल तीनों का जो कॉम्बिनेशन वाला क्षेत्र होगा, ये वाला, इसी को हम लोग बायोस्फीयर यानी जैव मंडल के रूप में जानते हैं। यह भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायो शब्द से, जिसका अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन। अब हम लोग पार्टिकुलरली सबका अलग अलग स्टडी करेंगे कि लिथोस्फीयर में द मेजर डोमेन ऑफ लैंड दैट इज लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर में मुख्य रूप से हम लोग इस पृथ्वी के भूभाग का स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसका स्टडी करने के लिए हम लोग जो भूभाग है उसको 7 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग कंटिनेंट के रूप में जानते हैं। याद होगा आप लोग क्लास 2, 3, 4 में ही बताया हुआ कि इस पृथ्वी पर कुल कितने महादेश हैं। तो 7 महादेश हैं, 7 कंटिनेंट है। द सर्फेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशन। Continents are large land mass on Earth. The ocean basically refer to the base of the ocean, which has also rocky bed. The 7 continents are, अब ये तो आप नाम इसमें जानते होंगे, सभी कंटिनेंट में एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से
आप सबों का नाम आप देख लें। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि डोमेन ऑफ लैंड में लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर जो कि स्थल मंडल आता है उसमें कौन कौन से कंटिनेंट शामिल हैं। तो पूरे स्थल मंडल को हम लोग 7 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एशिया। बच्चों आप किस कंटिनेंट में डाले हो ये तो मालूम होना चाहिए, याद है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी याद नहीं हो रहा। वो है एशिया, और यह हमारा एशिया महादेश जो है विश्व में सबसे बड़े कंटिनेंट के रूप में जाना जाता है। देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, यानी सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश हमारा एशिया है। और विश्व के 2 सबसे बड़े जनसंख्या वाले जो देश हैं हमारे इसी एशिया महादेश में स्थित है। एक चीन और दूसरा अपना देश भारत, जो जनसंख्या काफी तेजी से इन दोनों की बढ़ती जा रही है। कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर प्लैनेट्स, यानी इस पृथ्वी का कुल भूभाग का, पृथ्वी के कुल भूभाग का जो स्थलीय भूभाग है उसका 1/3 पार्ट जो है वह एशिया महादेश कवर किए हुए है। इसलिए यह सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट के रूप में इसको जाना जाता है। लगभग विश्व की कुल जनसंख्या का 62% मानव यहाँ पर निवास कर रही है, जो भी बता दिया। और दोनों सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है जिसकी चर्चा हम लोग अभी जस्ट किए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है, किसी एशिया महादेश से होकर के जो 5 इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन्स हैं उनमें से एक उनमें से एक जो है, यानी 5 लैटिट्यूड लाइन्स कौन है आपको याद होगा? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद है कि नहीं? तो उनमें से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए आप अपने बुक को उलट करके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू आउट दिस कंटिनेंट, यानी इस महादेश से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2 इंपॉर्टेंट बात कि विश्व के सबसे बड़ा जो पीक है वो अभी इसी एशिया महादेश में स्थित है, जो आप जानते हो कि माउंट एवरेस्ट के रूप में। तो विश्व के हाईएस्ट पीक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि वो माउंट एवरेस्ट है, जो इसी एशिया कंटिनेंट में स्थित है। तो दूसरी तरफ विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, वो हमारे इस एशिया कंटिनेंट में स्थित है। अब हम चले आगे की ओर। यूरोप, यूरोप जो है हमारा, जो कि एशिया से छोटा लेकिन अन्य 5 से बड़ा है, यानी इसका पोजीशन नंबर 2 है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट, और इस महाद्वीप से होकर के जो 5 लैटिट्यूड बताए थे उनमें एक इसी महाद्वीप से होकर के गुजरी हुई है। यह एक दूसरा नाम, इसको यूरोप को पेनिनसुला भी क्यों कहा गया है? तो पेनिनसुला का शाब्दिक अर्थ होता है प्रायद्वीप। याद कीजिए, आप लोग क्लास 5 में पढ़े होंगे कि पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑफ वाटर ऑन 3 साइड्स, यानी वह भूभाग, वह पृथ्वी का वह भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसे पेनिनसुला कहा गया। और इसलिए ध्यान दीजिए, भारत को भी एक पेनिनसुला कंट्री के रूप में जानते हैं, क्योंकि भारत के भी 3 तरफ जल है। भारत को एक प्रायद्वीपीय देश कहा गया है, पेनिनसुला कंट्री। तो ये 3 तरफ से इट इज लुक लाइक यूरोप ऑन ए वर्ल्ड मैप। आर्टिक ओशियन, द मेडिटेरियन सी एंड द नॉर्थर्न सी
ये तीनों सी जो है हमारे इस यूरोप महादेश में स्थित है। दिस इज वाई यूरोप इज समटाइम ऑल्सो नोन एज पेनिनसुला ऑफ एशिया, इसलिए इसे हम एशिया महादेश का प्रायद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें आप इसमें अफ्रीका, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका जो है यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के 3 इमेजिनरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, विश्व का इकलौता यही महादेश है जिसे ये तीनों इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन पास कर रही है। यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर पास थ्रूआउट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट, यानी इक्वेटर इस अफ्रीका महादेश के मध्य से होकर के गुजरी हुई है। अफ्रीका इज बोर्न ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ओशन एंड सी। अफ्रीका महादेश ही एक ऐसा महादेश है जिसके सभी तरफ क्या है, ऑल साइड्स ऑफ ओशन एंड सी। इट इज द ओनली कंटिनेंट ऑफ विच द 3 मेन लैटिट्यूड, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड इक्वेटर। अब हम लोग चले, विश्व का सबसे फेमस डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट इसी अफ्रीका कंटिनेंट में है, और साथ ही साथ सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं, वह भी हमारे इस अफ्रीका महादेश में स्थित है। अब हम लोग 4th नंबर पर जो है नॉर्थ अमेरिका की चर्चा करेंगे। देखिए, दिस इज द 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों कंटिनेंट को जोड़ने के लिए एक बहुत ही संकरी स्थलीय भूभाग है जिसको हम लोग इथुमस ITHMUS इथमस के रूप में जानते हैं, जिसे इथमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है। दिस कंटिनेंट लाई इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। इस महादेश के उत्तर में आपका पूरब में अटलांटिक महासागर है, तो पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसी तरह हम लोग चले नेक्स्ट कंटिनेंट जिसे हम लोग साउथ अमेरिका के रूप में जानते हैं। द इक्वेटर, अब साउथ अमेरिका से होकर के इक्वेटर पास कर रही है। इसमें मुख्य रूप से एंडीज पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, जो लॉन्गेस्ट विश्व के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उस एंडीज कहेंगे, और यह एंडीज कहां पे स्थित है, तो हमारे साउथ अमेरिका कंटिनेंट में स्थित है। ऐसे तो हमारा हिमालय भी माउंटेन रेंज में आता है, लेकिन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हुआ तो एंडीज आपको याद रखना होगा। हो सकता है ये सब क्वेश्चन में आ जाए आपके। उसके बाद अटकामा डेजर्ट जो है काफी फेमस डेजर्ट है, वह भी साउथ अमेरिका में ही स्थित है। और साथ ही साथ साउथ अमेरिका फेमस है, ये हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका फेमस था आपका नील नदी के कारण, तो साउथ अमेरिका फेमस है हमारा अमेजन रिवर के कारण। नील नदी सबसे लंबी नदी है, तो अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है, बिगेस्ट रिवर अमेजन, लॉन्गेस्ट रिवर नील। अब हम लोग चले, विश्व का एकमात्र इकलौता ऐसा कंटिनेंट देश है ये जिसका नाम कंटिनेंट के नाम पर ही है। और भी कोई कंटिनेंट है ऐसा नहीं है जिसके नाम पर कोई देश का नाम हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट के साथ साथ एक कंट्री भी है। द लैंड डाउन अंडर बिकॉज इट इज लाइक बिलो द इक्वेटर। यह इक्वेटर के काफी नजदीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू आउट द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट, और इस महादेश से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास की है। द सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड आउटबैक। इस ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो मध्य भाग है जिसे हम लोग आउटबैक के रूप में जानते हैं। क्यों आउटबैक के रूप में जानते हैं भाई, तो यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, यानी काफी कम वर्षा होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र काफी शुष्क होता है, ड्राई होता है। उसके बाद हम लोग देखें अंटार्कटिका। दिस कंटिनेंट लाई कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यह पूर्ण रूप से दक्षिण हेमिस्फीयर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और साउथ पोल
यहीं पर स्थित है। यानी वैसा कंटिनेंट जो साउथ पोल, वैसे कंटिनेंट का नाम बताया जहां पर साउथ पोल स्थित है, तो आप किसका नाम बोलेंगे? तो अंटार्कटिका का नाम बताएंगे। द नेम हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है ऑपोजिट द बियर, रेफर टू द कंस्टलेशन, यानी यह एक नक्षत्र मंडल को सूचित करता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सो अंटार्कटिका वाज सेड टू लाई ऑन द ऑपोजिट साइड। अब हम लोग यहाँ पर और भी कई सारे बातें हैं। डिस्पाइट कंटेनिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर, माने विश्व का जो फ्रेश वाटर जो लगभग 2.7 के आसपास में है, जिसमें से हम लोग पीने योग्य जो है 0.7 है, यानी लगभग 2% जो है अप्रोक्स फ्रेश वाटर जो है हमारे इसी अंटार्कटिका महाद्वीप पे आपका विद्यमान है। इसलिए इसे हम लोग आइसलैंड के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर विश्व के कई सारे रिसर्च स्टेशन कायम हैं, जिसमें अपने इस देश का भी 2 रिसर्च स्टेशन है, एक मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, जहां पर हमारे साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट वहां जाकर के इस पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, इस यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखें, यानी इसी 7 कंटिनेंट के बारे में स्टडी किए। इसको आप लोग बारीकी से स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेन ऑफ हाइड्रोस्फीयर की चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित जो भी आपको बातें होगी असाइनमेंट में, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब लेकर के आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।